गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का बुक फ्लेमिंगो से हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे लिखा है अनीस जुंग ने। तो पहले हम अनीस जुंग हमारी ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। अनीस जुंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। ये राउरकेला में पैदा हुई थी। इन्होंने अपना बचपन और अपनी जो यंग एज है वो हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है हैदराबाद से और यूएसए से ली। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके जो पेरेंट्स थे, मम्मा या पापा, दोनों ही राइटर्स थे। तो अनीस जुंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। तो उन्होंने इंडिया में अपना जो करियर है वो एज अ राइटर, एक लेखिका के रूप में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। तो वो इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें एडिटर और कॉलमनिस्ट रह चुकी हैं, और अब्रॉड में भी, यानी विदेश के बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसमें। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक अंश है उनकी एक लिखी हुई किताब का, जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। तो यहाँ पे वो एनालिसिस करती हैं उस पावर्टी का, गरीबी का और उन परंपराओं का जो कि मजबूर करती हैं बच्चों को एक शोषित जीवन जीने को, एक्सप्लॉयटेशन वाला जीवन जीने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम साहिब आलम नाम के एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम मुकेश नाम के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और आपको ये एंड तक सुनना है क्योंकि आपको यहाँ पे होमवर्क भी दिया जा रहा है। उस होमवर्क को आप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर्स शॉर्ट में 1 वर्ड जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे इस चैप्टर की जो हेडिंग लाइन है, टैग लाइन दी है, वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कि मुझे कभी कभी गार्बेज मीन्स कचरे में 1 रुपया मिलता है, ठीक है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा। मैंने मतलब कौन? लेखिका अनीस जुंग है ये, ठीक है। और उस बच्चे से जिससे वो पूछ रही हैं उसका नाम साहिब है। वो कहती है मैंने साहिब से पूछा, जिससे मैं रोज एनकाउंटर मतलब आमना सामना होना, वो उसका आमना सामना होता है हर सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, जो कि गार्बेज में से गोल्ड स्क्राउंज कर रहा होता है, खोजबीन कर रहा होता है। गोल्ड का मतलब बच्चों यहाँ पे सोना नहीं है, यहाँ पे प्रेशियस थिंग्स है। प्रेशियस थिंग्स यानी कि जो रिच लोग यूजलेस चीज़ समझकर फेंक देते हैं, वो उन रैग पिकर्स के लिए वो गोल्ड की तरह होती हैं, वो उनके लिए काफ़ी कीमती होती हैं। तो इसलिए वो ये कह रही हैं कि वो मेरे पड़ोस में गार्बेज डंप्स, कचरे के जो ढेर में से कुछ सोना तलाश रहे होता था, ठीक है। हर सुबह वो आता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों में था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। उसका जो घर है उसके दूर दूर तक की स्मृतियों में नहीं था, यानी उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ बहुत सारे तूफान आए जो उनके खेतों और घरों को बहा कर ले गए। कहाँ पे तूफान आए? ढाका में, ठीक है। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी, कैपिटल है, ठीक है। His mother tells him, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है, ठीक है। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। इसी वजह से उन्होंने ढाका छोड़ दिया और वो गोल्ड की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहाँ वो अब रहते हैं। अब वो कहाँ रहते हैं ये आगे इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हमें क्वेश्चन मिलता है कि जो हमारा साहिब नाम का कैरेक्टर है उसका घर कहाँ है और उसने अपना घर किस वजह से
छोड़ दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो उसने मेरी बात का जवाब दिया। जब मैंने उससे पूछा, लेखिका ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लेबली, मैंने बड़ी केयरलेसली, ग्लेबली क्या होता है, केयरलेसली, मैंने लापरवाही से कह दिया स्कूल जाओ। हम लोग अक्सर बिना जाने पहचाने हम लोग केयरलेसली बोल देते हैं कि ऐसा कर लो, जबकि सामने वाले की जो सिचुएशंस है हमें पता भी नहीं होती। रियलाइजिंग इमीडिएटली, हालांकि उन्होंने तुरंत ये महसूस भी कर लिया, तुरंत ये महसूस करते हुए हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मैंने उसे कितनी होलो, कितनी खोखली सलाह दे दी थी कि जिनके पास 2 टाइम का खाना खाने को नहीं है तो वो स्कूल जाने की इमेजिनेशन भी कैसे कर सकते हैं। तो उसने जान लिया था कि ये मैंने खोखली एडवाइस दे दी है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे या कोई वहाँ बना देगा तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है, और वो बच्चा जो है साहिबे आलम, वो क्यूरियस है स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उसने कौन सी एडवाइस दी थी, यानी लेखिका ने साहिब को क्या एडवाइस दी। ही एडवाइज्ड हिम टू गो टू स्कूल। ओके, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो लेखिका उससे मजाक करते हुए कहती है कि अगर मैं स्कूल अगर एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो उसने बहुत ही एक अच्छी सी स्माइल देते हुए कहा हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि वो आने की, स्कूल जाने की इच्छा रखता है, पढ़ने की इच्छा है उसमें। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे देखा कि वो मेरी ओर दौड़ के आ रहा था। तो उसने मुझसे पूछा इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। देखो वो बच्चा कितना क्यूरियस है ना स्कूल आने के लिए। तो लेखिका क्या कहती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। अरे स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, ये कोई खेल नहीं है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। मैंने ये बात कही कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, और मैं इस बात पर शर्मिंदा भी थी कि मैंने वो एक प्रॉमिस किया था जिसका कोई मतलब नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन ऐसे प्रॉमिस जो मैंने किया था उनसे, उनके उस अंधकार में वर्ल्ड में, ब्लीक वर्ल्ड मतलब अंधकार में वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा थे। अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके अंधकार में वर्ल्ड में हर एक कोने में बहुत ज़्यादा थे ऐसे प्रोमिसेस। हर कोई उनसे ऐसे कोई प्रोमिसेस कर देता होगा जो कि पूरे नहीं होते होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, बहुत महीनों से उसे जानते हुए उनसे वो रेगुलर मिल रहा था। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहिबे आलम। ही अनाउंसेस, उसने कहा साहिबे आलम है मेरा नाम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे मतलब पता ही नहीं था अपने नाम का। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे अपने नाम का मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था साहिबे आलम और उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड का साहिब, देवता, मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे बहुत मुश्किल होता है इस बात पर विश्वास करने में कि नाम के उसका नाम तो है ब्रह्मांड का देवता, ब्रह्मांड का मालिक, और काम वो कर रहा है रैग पिकिंग का, है ना। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने नाम से, जो उसका नाम का मीनिंग है, रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम, उससे वो अनअवेयर है, उसे मालूम नहीं है, और वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, भटकता रहता है। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। ये जो बच्चों की एक टोली आती है, बच्चों की एक सेना आती है जो कि नंगे पैर है, पैरों में इनके चप्पल जूते नहीं होते हैं, जो कैसे दिखते हैं, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह सुबह आते हैं और पक्षियों की तरह चहचहाते हुए, और नून में वो गायब हो जाते हैं। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। ठीक है, यानी कि उनका काम सुबह सुबह ही होता है, ठंडे टाइम आते हैं और वो कचरे में से कुछ भी जो चीज़ें उन्हें यूजफुल लगती है वो ले लेते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीने पास होते गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तो मैं उनमें से हर किसी को पहचानने लग गई थी, वो जानने लग गई थी। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। तो मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा, भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उसने क्या जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी माँ है ना, शेल्फ मतलब शेल्फ होती है घर के ऊपर, शेल्फ्स बनी होती है, वहाँ पड़ी है, चप्पल उतार कर नहीं देती है। ये आंसर सिंपली, उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दे दिया। ठीक है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। दूसरे बच्चे ने कहा, अगर वो उतार के भी दे देंगी ना
इफ़ शी डिड, मतलब अगर वो उतार भी देती हैं, उसको दे भी देंगी चप्पल, तो वो उसे फेंक देगा क्योंकि उसे आदत नहीं है चप्पल पहनने की, और जिसने कि शूज़ पहने हुए हैं जो कि मैच नहीं करते, यानी कि एक पैर में एक अलग शूज़ है, दूसरे पैर में दूसरा अलग तरह का शूज़ है। तो बच्चों, ये गार्बेज में से, जो कचरे में से ये लोग चीज़ें बीनते हैं। हाँ, इन्हें जूते मिल गए होंगे, तो जो जैसा जूता मिला, एक पैर में अलग पहन लिया, दूसरे पैर में अलग पहन लिया, ठीक है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस बात पर कमेंट किया, तो ही शफल्स हिज फीट, वो अपने फीट को यानी कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेता है, ठीक है, शफल करता है, दूसरे पैर को छिपाने की कोशिश करता है, कुछ कहता नहीं है। आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय, अब ये तीसरा लड़का बोला, हु हैज़ नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी जूतों का जोड़ा नहीं पहना था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, वो कह रही है कि अक्सर वो जो लेखिका हैं वो घूमती रहती हैं, वो कहती हैं कि देश में यात्रा के दौरान मैं बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देख चुकी हूँ। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में, गांव की सड़कों में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये कोई पैसे की कमी नहीं होती है, बट नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है गरीबी को छुपाने की, कि भाई हम इसलिए नंगे पैर नहीं रहते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या हम अफोर्ड नहीं करते, नहीं, नंगे पैर रहना तो हमारी परंपरा है, ये गरीबी को छुपाने का एक तरीका है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। मैं बहुत हैरान होती हूँ, क्या ये एक एक्सक्यूज़ है एक्सप्लेन करने का, जो पावर्टी की परपेचुअल कंटिन्यूस जो स्थिति है गरीबी की, उसे एक्सप्लेन करने का, कि ये एक बहाना है कि हाँ, हमारी ये परंपरा है नंगे पैर चलना। आई रिमेंबर अ स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, तो मैं एक कहानी याद करती हूँ एक आदमी की उडुपी से। उडुपी एक कर्नाटका, साउथ इंडिया में कर्नाटक स्टेट है, वहाँ का एक शहर है उडुपी, जो एक बार उसने मुझे सुनाई थी एज ए यंग मैन। तो उस आदमी ने जो कहानी सुनाई, वो कह रहा है कि एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो कि एक पुराने से मंदिर के पीछे था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसके पापा जो थे, पिताजी जो थे, वो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, ठीक है। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, तो वो मंदिर में थोड़ी देर रुक कर जाया करता था और प्रार्थना किया करता था, किस बात के लिए? पेयर ऑफ शूज़ के लिए, कि हे ईश्वर, मुझे जूतों का जोड़ा दे दो। हम अक्सर मंदिर में प्रार्थना करने, कोई मांग करने जाया करते हैं, और बच्चे तो वैसे भी भोले होते हैं, वो उतनी ही चीज़ मांगते हैं जितनी उनको चाहिए होती है। तो इस बच्चे को शूज़ का पेयर चाहिए था, तो उसने वो मांगे, ठीक है। 30 ईयर्स लेटर, अब 30 साल के बाद जो लेखिका हैं वो वापस उसी जगह पे जाती हैं। आई विजिटेड हिज टाउन, वो उसी शहर में गई, उसके शहर में और मंदिर में, विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि अब वहाँ पे वीरानगी थी, वहाँ पे अब उजाड़ था, वो वाला मंदिर नहीं रहा था, चेंज आया जो, ठीक है। 30 साल के बाद अब वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। देखें आगे। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब 30 साल के बाद उस जगह पे मंदिर नहीं था, लेकिन पीछे ही वहाँ पे अब एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अब कुछ चेंजेस थे, वो ये थे कि अब लाल और वाइट वहाँ पे प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। जब एक यंग सा लड़का, छोटा लड़का आया जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म, सॉक्स पहन रखी थी, शूज़ पहन रखे थे, वो हाफते हुए वहाँ पहुँचा और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। उस लड़के को देखते हुए मैंने एक दूसरे लड़के की प्रार्थना को याद किया, जो देवी से प्रार्थना कर रहा था जब उसे शूज़ का एक जोड़ा मिल गया था। तो वो क्या प्रार्थना कर रहा था? लेट मी नेवर लूज दम, हे माँ अब इसे खोने मत देना। यानी कि पहले वो बच्चा क्या प्रार्थना कर रहा था कि माँ मुझे जूतों का जोड़ा दे दो, और उसे जूतों का जोड़ा मिल गया था। तो अब वो जो उसने प्रार्थना की थी वो ये थी कि अब इसे खोने मत देना। बच्चे भोले होते हैं ना, जो चाहिए बस उसी में राजी हो जाते हैं ना, कि बस अब और खोने मत देना इन जूतों का जोड़ों को। तो अब ये 30 साल बाद अब इस बच्चे के पास में जूते थे, तो उसको वो प्रार्थना याद आ रही थी कि हाँ सच में अब इन बच्चों के पास जूते हैं, खोए नहीं हैं। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, छोटे लड़के प्रीस्ट के बेटे की तरह अब शूज़ पहनते थे।
बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे बच्चे रैग पिकर्स की तरह, जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं जो मेरे पड़ोस में आते हैं, वो अभी भी शूलेस हैं, उनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। ठीक है। माई एक्वेंटेंस विद द barefoot rag pickers lead me to सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। मेरी जो जान पहचान है इन नंगे पैर रैग पिकर्स से, ठीक है, जो कचरा बीनने वाले बच्चे आते हैं, नंगे पैर आते हैं, मेरी इनसे जो जान पहचान है वो मुझे सीमापुरी तक ले गई। एक जगह है जो दिल्ली की परिधि में ही है, लेकिन मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली वो मीलों दूर है दिल्ली से। दिल्ली में होते हुए भी वो दिल्ली से मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स कौन होते हैं? जो किसी पब्लिक जो लैंड होती है, पब्लिक लैंड पर बिना किसी रजिस्ट्री पटे के, बिना किसी कागजों पे, बिना किसी अधिकार के रहने लग जाते हैं। ठीक है। और ये स्क्वेटर्स थे जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, 1971 में, जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, और वहाँ से बहुत सारे बांग्लादेश से लोग जो है यहाँ पर आ गए। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, तो साहिब का परिवार भी उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो थी तब एक उजाड़ थी। ठीक है, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नॉट लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये इतनी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पलिन डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। यहाँ पे जो मिट्टी के घर बने हुए हैं और उस पर टिन की छत है या टार्पोलिन की छत है। टार्पोलिन होता है एक मोटा सारा कपड़ा कैनवास का, ठीक है, उससे या तो छत पर वो कपड़ा लगा लेते हैं या फिर टिन लगा लेते हैं। डिवॉइडेड सीवेज, यहाँ पे कोई पानी की निकासी नहीं है और कोई रनिंग वाटर नहीं है। ठीक है, यानी रेगुलर जो पानी आता है टैप्स में वो भी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसी व्यवस्थाओं में विदाउट, मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। वे वहाँ पे 30 सालों से भी ज़्यादा हो गया है उन लोगों को वहाँ पर रहते हुए। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के वो वहाँ पे रह रहे हैं। विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के, बिना आज्ञा के वो वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक लैंड है, ठीक है, सार्वजनिक भूमि है। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिनकी वजह से उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं, और राशन कार्ड की वजह से वो ग्रेन, राशन कार्ड जो डिपोज होते हैं, राशन डिपोज, वहाँ से वो अनाज खरीद पाते हैं, सस्ता अनाज खरीद पाते हैं। ठीक है, और वोटर लिस्ट में लोग जो हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो लोग उनका वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए, ताकि उनको वोट मिल जाए, वो राशन कार्ड उनका बनवा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। तो ये कह रहे हैं फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि भोजन जो है, खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक पहचान हो कि नहीं हो, जिंदा रहने के लिए भोजन ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, यानी कि रात को, अगर हम हमारी फैमिलीज़ को खिला पाते हैं, और अगर हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सोने चले जाते हैं बिना पेट दर्द के, बिना उनका पेट दर्द हुए बिना, यानी कि वो खा पी कर सोते हैं, भूखे रहेंगे तो पेट दर्द होगा ना, तो वी वुड रैदर लिव हियर, तो वो कहते हैं कि हम यहीं रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जो हमें कोई गेहूं नहीं देते, कोई अनाज नहीं देते। ठीक है। से ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। तो ये जवाब किसने दिया? एक लेडी ने दिया, जिसने फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। जब लेखिका ने उससे पूछा, हमारे जो ऑथर हैं अनीस जून, उन्होंने उनसे पूछा, भाई तुमने ढाका के इतने सुंदर खेत और नदी क्यों छोड़ दी? तो उन्होंने कहा कि वो खेत हमें अन्न नहीं देते थे, अनाज नहीं देते थे, इसलिए हमें वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी फैमिलीज को खिला पाते हैं, बिना पेट दर्द हुए वो सोने चले जाते हैं। ठीक है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit home। जहाँ पे भी उन्हें भोजन मिलता है वो वहीं पे अपना तंबू गाड़ लेते हैं और अपना ट्रांजिट मतलब टेम्परेरी घर बना लेते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन यहीं बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके सर्वाइवल में, जो उनके जीने का तरीका है उसमें वो पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि रैग पिकिंग में वो भी अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी अपना कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं।
एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है जिंदगी का मतलब है जीवन का मतलब है रैग कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। साल दर साल में इसने जो है एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया है, यानी कि अब तो ये बहुत अच्छी कला बन गई है। उनको अब ये आर्ट कैसे बन गई है, क्योंकि उनको अब पता लग गया है कि किस जगह पर कैसी चीज़ें, कचरे में से कैसी चीज़ें मिल सकती हैं और उसको बेचने से कितना पैसा मिल सकता है। तो वो कहता है ये हमारे लिए एक फाइन आर्ट बन गई है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और उनके लिए जो गार्बेज है एक गोल्ड है, प्रेशियस थिंग है। ठीक है, कैसे है, क्योंकि उन्हीं से उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है, कचरा बीनने वाले कचरा बीनने आते हैं और उसमें से वो कुछ चीज़ें उठाते हैं जो उन्हें यूज़फुल लगती है और वे किसी जाके स्क्रैपर को बेचते हैं या मार्केट में जाकर बेचते हैं, जो थोड़ा बहुत उन्हें रुपया मिलता है उससे वो अपना रोटी का गुजारा करते हैं। ठीक है, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। और ये रैग पिकिंग ही है, ये जो गार्बेज ही है, ये उनकी डेली ब्रेड है, रोज़ की रोटी उनको मिलती है और उनकी सिर पर छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो लीक करने वाली छत हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो इतना ही ज़्यादा है। ठीक है, तो समझिए आप उनके लिए रैग पिकिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सीमापुरी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे याद करना है। लास्ट में कुछ आपको क्वेश्चन मिले हैं, उसके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आई समटाइम्स फाइंड रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटनिंग अप। उसकी आंखें जो है चमक जाती हैं जब वो ये बोलता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी कचरे में 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। तो वो कहता है कि अगर आपको गार्बेज के ढेर में, कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बीनना छोड़ दोगे, कचरे में कुछ और तलाश करना छोड़ दोगे। और वो और तलाश करते हैं इस आशा में कि उन्हें और भी कुछ मिल सकता है। ठीक है, इट सीम्स, तो ये इससे प्रतीत होता है कि दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम बट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कि जो गार्बेज है, जो हीप ऑफ गार्बेज है, कचरे के ढेर हैं, दोनों के लिए अलग अलग मतलब रखते हैं। किन दोनों के लिए? बच्चों के लिए और बच्चों के माता पिता के लिए, दोनों के लिए इनका मतलब अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे? क्योंकि फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो एक आश्चर्य में लिपटा हुआ है ये, उन्हें वो ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते और उन छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ, चाहे वो एक जूता उन्हें मिल जाए, वो भी छेद वाला, तो वो बहुत खुश होते हैं। एक चप्पल मिल जाए, चाहे एक पैर की, और उन्हें ज़रूरत है ना, तो वो उनके लिए ये जो कचरा है रैप्ड इन वंडर है। और फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं कौन कौन सी होती हैं, क्लॉथ्स, फूड एंड होम, ये पूरी करने का एक साधन है। ठीक है, One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक सर्दी की सुबह को मैंने साहिब को देखा, मैंने को लेखिका ने साहिब को देखा कि वो फेंस्ड गेट, फेंस क्या होता है, तारबंदी होती है ना, जो तार लगी होती है लोहे की, तो वो नेबरहुड, उसके पड़ोस में एक क्लब था जो कि चारों ओर जिसकी तारबंदी की हुई थी। तो मैंने वहाँ साहिब को देखा कि वो वहाँ पे 2 यंग मैन को देख रहा था जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे और वो टेनिस खेल रहे थे। ठीक है, आई लाइक द गेम, ये बात बोल रहा है साहिब को कौन सा गेम पसंद है बच्चों? टेनिस। ठीक है, ही हम्स, वो हम करता है, धीरे से बोलता है, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो उस फेंस के पीछे से ही उसको देखकर संतुष्ट हो रहा है। वो खेल तो नहीं पा रहा, टेनिस इज़ ए वेरी कॉस्टली गेम है ना, उसके लिए अलग से जूते चाहिए, उसके लिए अलग से जो बैट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, है ना, तो वो दूर से ही देख के उसे कंटेंटेड फील कर रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो चौकीदार है वो मुझे झूले भी लेने देता है। ठीक है, साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहन रखे हैं जो कि बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। उसकी डिस्कलर्ड, यानी कि उसने फेडेड सी, उस एक धूमिल सी शर्ट पहन रखी है और निक्कर पहन रखी है जिस पर वो बहुत अजीब से लग रहे हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है, समवन गेव देम टू मी, मुझे किसी ने ये दे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो अपना
एक्सप्लेनेशन, अपनी सफाई देता है, ये मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और फैक्ट तो ये था कि ये किसी रिच बॉय के द्वारा डिस्कार्डेड शूज़ थे, छोड़े हुए शूज़ थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, और उस बच्चे ने शायद उसे पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था। डज नॉट बोदर हिम, और वो छेद जो है साहिब को बोदर नहीं कर रहा था, साहिब को परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन उस रिच बॉय को वो छेद परेशान कर रहा था। दोनों बातों में बहुत सारा डिफरेंस है ना बच्चों। रिच बॉय के इतने महंगे शूज़ हैं और एक छेद हो गया तो उसने फेंक दिए, छोड़ दिए उन्हें, और उसी जूतों को इस पुअर बच्चे को पहनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखा हमारे जो सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं, कितनी असमानताएं हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, एक बच्चा जो नंगे पैर चलता हो उसके लिए छेद वाला जूता पहनना भी एक सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो रियल में उसकी पहुंच से बाहर है। कौन सा गेम देख रहा है वो? टेनिस। ओके, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह को जो साहिब है वो मिल्क बूथ के रास्ते पर था, यानी कि जब लेखिका ने उसे देखा तो वो ऑन द वे ऑफ मिल्क बूथ पे था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। तो उसने बोला, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं अब सड़क के पास में ही एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से उस दुकान की तरफ इशारा करते हुए, और बोला, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, उसे कितने रुपए मिलते हैं? वो कहता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरे पूरे दिन का खाना भी मुझे यहाँ पर मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, क्या ये तुम्हें काम पसंद है? His face I see has lost the carefree look, तो मैंने देखा उसके चेहरे को जो एक केयरफ्री लुक, एक मस्ती वाला जो उसके चेहरे पर एक लुक होता था वो खो चुका था, वो नहीं था अब। क्योंकि मस्ती कैसे थी बच्चों? क्योंकि वो उसके जब जी आता था वो बैठ जाता था, जब जी आया वो चला जाता था, जब वो रैक पिकिंग करता था। लेकिन क्या वो अब ऐसा कर सकता है? अगर क्या उसका मन हुआ कि वो बर्ड्स की चर्पिंग को सुने या बारिश आ रही है तो बारिश का जो है आनंद ले, तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो रैक पिकिंग करता था तो वो ऐसा कर पाता है ना। तो देखिए आगे, द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ये स्टील कनिस्टर जो है वो ज़्यादा हैवी लग रहा था उस प्लास्टिक बैग से, और वो जो प्लास्टिक बैग जो अपने कंधों पर बड़ी मस्ती से उठा लिया करता था। दिस द बैग वाज हिज, क्यों? क्योंकि ये बैग उसका था और ये कनिस्टर चाय वाले दुकान के मालिक का है। ठीक है, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ये कनिस्टर उस आदमी से रिलेटेड है जो कि चाय की दुकान का मालिक है। और साहिब जो है अब अपना मालिक नहीं रहा था, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब अपना मालिक खुद नहीं रहा था, वो अब गुलामी कर रहा था। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, किन परिस्थितियों में हमारी जो सोसाइटी में बच्चों को चाइल्ड लेबर करनी पड़ती है, जबकि इनकी जो ये उम्र है वो खेलने खाने की होती है, मस्ती करने की होती है, पढ़ने की होती है ना। लेकिन पावर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन जो है पुश करती है बच्चों को या पेरेंट्स को भी मजबूर करती है चाइल्ड लेबर करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करने हैं, उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इस लॉस्ट स्प्रिंग के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, हु इज़ द राइटर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? सेकंड, आप जानते हैं कौन है? अनीस जुंग। सेकंड, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ साहिब? साहिब का फुल नेम क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? ओके। फोर्थ देखो, व्हाई डिड साहिब लीव ढाका? या फिर व्हाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी? दोनों का आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाई डज अनीस जुंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम होलो? कि वो जो सलाह देती है अनीस जुंग का जो प्रॉमिस है स्कूल खोलने का वो होलो, खोखला क्यों नजर आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी? सीमापुरी में जो लिविंग कंडीशंस है उसके बारे में आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज साहिब नॉट हैप्पी एट द टी स्टॉल? टी स्टॉल पर काम करते हुए साहिब खुश क्यों नहीं है? तो इन क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको करना है, ध्यान से करना है और एज सुन एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी उसे करेंगे उतना ही जल्दी आपको लर्न होगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू बच्चों।